नमस्कार दोस्तों। डेट आज के 30 सितंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज तो देखो बहुत बढ़िया आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वुमेन इन साइंस एंड इनोवेशन। इतने बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं इस पहले आर्टिकल में कि आप ना उन एग्जांपल्स को आंसर्स में, एस्से में, एथिक्स में कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इंटरव्यू में भी। काफ़ी बढ़िया है पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल, यूपीएससी को 100 साल पूरे हो गए, तो इस मौके पे आर्टिकल आया है। फिर पाकिस्तान को एंटी टेरर कमिटीज़ का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये तो सबसे बड़ी आयरनी है पूरी दुनिया की। ठीक वैसा है जैसे कोई लोमड़ी हैन हाउस की सुरक्षा कर रही है, मुर्गियों के घर की सुरक्षा कर रही है। मुर्गी खा जाएगी, वो सुरक्षा क्यों करेगी? वही बात हो गई। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियाज डॉटर्स इन साइंस एंड इनोवेशन से संबंधित है। और अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 में एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे देखो इस आर्टिकल में इतने जबरदस्त एग्जांपल्स हैं, तो ना उनको आप वुमेन से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना हो, चाहे ऑप्शनल में लिखना हो, एस्से में लिखना हो, एथिक्स में लिखना हो, हर जगह आप इस आर्टिकल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो यूज कर सकते हो। काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं 28 सितंबर का जो दिन था ना, वो हर साल इंटरनेशनल डॉटर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो याद दिलाने वाला ये दिन होता है कि अब पुरानी सोच का समय नहीं है। पुरानी सोच कैसी थी हमारे समाज में कि बेटा जो होता है वो एक ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जबकि बेटी एक बोझ है। इस सोच ने ना सिर्फ देखो समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पॉलिटिक्स और जो दूसरे डायमेंशंस हैं, बिजनेसेस, सबको नुकसान पहुंचाया है इस सोच ने। और इस सोच के जो घाव है ना, कहीं कहीं पर आज भी देखने को मिलते हैं। यानी कुछ लोगों की जो सोच है वो आज भी खराब है। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो रियलिटीज देखो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। आप आप आज आप लैब्स में देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, इंडस्ट्रीज़ में देखिए, जो बेटियां हैं हर दीवार को तोड़ रही हैं। और ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। ये दिखाता है कि जब देखो किसी बेटी को मौका मिलता है ना, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। इसके बाद ना राइटर, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन उन्होंने बता दिया। अब ना राइटर थोड़ा इतिहास में लेके जाते हैं। 12th सेंचुरी का समय था। 12th सेंचुरी में एक महान मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था भास्कर द्वितीय, भास्कर सेकंड। इन्होंने ना एक बुक लिखी थी, लीलावती। जानते हो एक चीज, इन्होंने जो ये बुक लिखी थी ना, ये बुक इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लिखी थी। ये मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पर एक पोइटिक बुक है। मतलब प्रॉब्लम्स दी गई हैं। एक दो प्रॉब्लम मैं भी आपको दूंगा, सी सेट में काम आएंगी। मतलब भास्कर द्वितीय ने अपनी बुक लीलावती में जो मैथ की प्रॉब्लम्स दी हैं ना, 2 प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा अगली स्लाइड में। आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करिए, देखते हैं आप सोल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सी सेट आपका मजबूत होगा। लेकिन पहले ये पूरा किस्सा मैं आपको बता देता हूं। भास्कर सेकंड ने जो ये बुक लिखी ना, इस बुक में प्रॉब्लम्स को ना लीलावती के नाम पे एड्रेस किया गया है। जैसे लीलावती अब इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सोल्व करेंगी। तो मतलब उन्होंने ना एक प्रकार से एक बताने की कोशिश की थी कि लड़कियां भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सोल्व कर सकती हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं है। तो ये 12th सेंचुरी की बात थी। इनकी एक बुक, इनकी भास्कर सेकंड की इस बुक लीलावती में ना जो प्रॉब्लम सोल्व कर रही है मैथ की, वो लीलावती सोल्व कर रही है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं लीलावती की। आप सोल्व करके देखिए आपसे सोल्व होती है या नहीं होती है। पहली पर्ल नेकलेस वाली प्रॉब्लम है, मोतियों के हार वाली प्रॉब्लम, और दूसरी ट्रेवलर्स वाली प्रॉब्लम है। तो मतलब पहली प्रॉब्लम को सोल्व करके आपका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है सी सेट का, वो मजबूत होगा। और ये जो दूसरी है, ये रिलेटिव मोशन, टाइम, डिस्टेंस, उससे संबंधित प्रॉब्लम है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलो ये लीलावती वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो आंसर्स में। फिर उसके बाद राइटर कहते हैं, लेकिन देखो जब कॉलोनियल इरा आया ना, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने उसमें एक पॉलिसी बनाई थी, नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसी थी क्या? सिंपल, अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है ना, तो उसका जो राज्य है वो कंपनी हड़प लेगी। और बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनको इस पॉलिसी का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उनका जो बेटा था ना वो एडॉप्टेड था।
तो बाद में कंपनी ने हमला किया झांसी के ऊपर, लड़ाई लड़ी रानी लक्ष्मीबाई ने, बहुत बहादुरी के साथ लड़ी, लेकिन वो हार गई। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वहां से ना पैट्रियार्की बल्कि और ज्यादा बढ़ गई। लोगों को लगा यार अगर लड़का नहीं होगा तो फिर तो हमारी विरासत, हमारी प्रॉपर्टी सब चली जाएगी, बेटा ही चाहिए। वो वाली जो सोच थी ना और ज्यादा पक्की हो गई, ये राइटर बोलते हैं। मतलब सोच के देखो कैसे एक हिस्टोरिकल इवेंट पॉजिटिव चेंज ला सकती है जैसे लीलावती, और कैसे एक बहुत ज्यादा समाज में नेगेटिव चेंज ला सकती है जैसे ब्रिटिशर्स की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। फिर इसके बाद आप और भी एग्जांपल्स देखिए। चलो ये तो ब्रिटिशर्स का एग्जांपल था। बायोकेमिस्ट्री की ना एक प्रोफेसर थी, रिसर्चर थी, कमला सोहनी। कमला सोहनी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये ना आईआईएससी में एडमिशन लेना चाहती थी। कहां पे? आईआईएससी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। और डायरेक्टर कौन थे? सीवी रमन। जी हां, महान सीवी रमन, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है। लेकिन इन्होंने ना, सीवी रमन ने ना मना कर दिया कि आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप एक महिला हो। कमला ने हार नहीं मानी, प्रोटेस्ट किया, एडमिशन मिला, लेकिन अजीबोगरीब शर्तों पे। अजीबोगरीब शर्तें जैसे आप दूसरे जो मेल रिसर्चर हैं उनके टच में नहीं आओगे, अलग कमरे में काम करोगे, ऐसी ऐसी अजीब शर्तों पे इनको एडमिशन लेने दिया। तो कमला सोनी जो थी, ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी जिन्होंने साइंस में पीएचडी की। तो इन्होंने ना आने वाली महिलाओं के लिए जो दरवाजे थे वो खोल दिए थे। फिर थोड़े और महिलाओं की मैं बात करता हूं, जैसे देखो जानकी अमल। जानकी अमल प्लांट साइंटिस्ट थी और इन्होंने शुगर केन ब्रीडिंग पे काम किया था। इंडिया के लिए ज़्यादा मीठा जो गन्ना है ना, उसकी वैरायटीज इन्होंने डेवलप की और बाद में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। फिर है असीमा चटर्जी, केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो इनका जो नाम था ना वो वर्ल्ड फेमस है। इन्होंने मिर्गी और मलेरिया की दवाइयां डेवलप की, असीमा चटर्जी ने। फिर है बीबा चौधरी। सोच के देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं, आप बढ़िया से इन एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हो। बीबा चौधरी, इन्होंने फिजिक्स में बहुत बढ़िया काम किया। जो कॉस्मिक रेज या फिर जो पार्टिकल्स वाली फिजिक्स होती है ना, उन पे इन्होंने काम किया और एक नया पार्टिकल पियोन की इन्होंने खोज की। पियोन, तो पियोन की खोज करने में इनका रोल था, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इन्होंने खोजा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है अन्ना मनी। इन्होंने मीटियोलॉजी में काम किया। इन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब मौसम की जानकारी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने में जो इनका रोल था अन्ना मनी का, बहुत ज्यादा था। तो ये जो नाम हमने डिस्कस किए ना, 5 नाम हमने डिस्कस किए, दोबारा से बता देता हूं। कमला सोनी, जानकी अमल, फिर असीमा चटर्जी केमिस्ट्री में, बीवा चौधरी फिजिक्स में, अन्ना मनी मीटियोलॉजी में। इन्होंने ये दिखा दिया कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। पहले बोला जाता था साइंस में लड़कियां क्या करेंगी, लेकिन इन्होंने ना, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी लड़कियों के लिए दरवाजे खोल दिए और उसके बाद क्या इंपैक्ट हुआ वो भी मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। सबसे पहले आप थोड़ा डेटा देखिए। आजादी के बाद ना, आजादी के बाद का डेटा देखिए। 1951 में ना महिलाओं का जो शेयर था हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में कितना था? बिल्कुल नाम मात्र का था, बताया नहीं गया शेयर, लेकिन नाम मात्र का था। लेकिन आज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में महिलाओं का जो शेयर है 48% तक पहुंच गया है। काफी बढ़ गया है नंबर। मतलब अंडर ग्रेजुएट साइंस के जो कोर्सेज है ना, उनमें तो ऑलमोस्ट लड़कियों का जो नंबर है ना वो लड़कों के बराबर है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से ऊपर अगर हम जाते हैं ना तो ये नंबर घट जाता है। एक वर्ड यहां पे इस्तेमाल करते हैं राइटर, लीकी पाइपलाइन। ये टर्म सब जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक पानी की पाइप है, पानी की पाइप में पहले जैसे 10th क्लास है, फिर उसके बाद में +2 है, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस पाइप के आगे आता है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी वगैरह। पाइप इस प्रकार से चलती है। लेकिन ये जो पाइपलाइन है ना लीक कर रही है।
और ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, वहां पे लड़कियों की संख्या कम होती जाती है। जैसे पानी लीक होता जाता है ना, आगे कम पानी पहुंचता है, उसी प्रकार से महिलाएं लीक होती जाती हैं और पीएचडी आते आते बहुत कम महिलाएं पीएचडी करती हैं। स्टार्ट में अंडर ग्रेजुएशन में बहुत पानी है, मतलब बहुत महिलाएं हैं, बट आगे जाते जाते पीजी पीएचडी लीडरशिप में महिलाएं कम पहुंच पाती हैं, पानी लीक कर जाता है, महिलाएं लीक कर जाती हैं। समझ गए? तो थोड़ा मेटाफोर यूज किया है, अच्छा है, समझने के लिए बढ़िया है। इंडिया में ना, यहां पे ये डेटा देखिए, इंडिया में हर 6 R&D पर्सनल में से ना सिर्फ एक वुमन है। ये अच्छा है, मतलब राइटर बोल रहे हैं उतना बेकार नहीं है, पहले सिचुएशन और भी बेकार थी, लेकिन हमें बराबरी लेके आनी है, ये पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। आज के ना आप मॉडर्न आइकॉन्स को देखिए, जैसे रितु करिधाल, इनका नाम आपने सुना होगा, रितु करिधाल। ये रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने मार्स ऑर्बिटर मिशन में काम किया। फिर है एम वनिता, इन्होंने चंद्रयान 2 में काम किया और चंद्रयान 2 की तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, और चंद्रयान 3 में भी इन्होंने काम किया। बायोटेक्नोलॉजी में आप देखिए किरण मजुमदार शाह, इनकी बायोकॉन कंपनी है और सस्ती दवाइयां बनाती है ये कंपनी, जो बायोकॉन कंपनी है। फिर है गगनदीप कंग, ये वैक्सीन गोल्ड मदर हैं, मतलब वैक्सीन बनाने में इन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया है, वैक्सीन गोल्ड मदर इन्हें कहा जाता है। और ये रॉयल सोसाइटी की ना फर्स्ट वुमेन फेलो हैं। रॉयल सोसाइटी जिसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, उस रॉयल सोसाइटी की ये फर्स्ट वुमेन फेलो हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन फेलो हैं। इन्होंने वैक्सीन रिसर्च में काफ़ी योगदान दिया है। फिर डिफेंस में एक महिला है जिनको मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है, जैसे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से टेसी थॉमस, इनको मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को इन्होंने लीड किया। फिर देखो इंदिरा हिंदुजा है, 1986 में ना इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी इन्होंने डिलीवर की थी मुंबई में, तो इसीलिए वो इंदिरा आईवीएफ नहीं है, चैन जो है इन्हीं के नाम से है, इंदिरा हिंदुजा के नाम से। मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स में कौन है? सुजाता रामदुरई, इन्होंने एडवांस्ड नंबर थ्योरी पे काम किया। फिजिक्स में रोहिणी गोडबोले ने, ये हाई एनर्जी रिसर्च में इंटरनेशनल वॉइस बन गई। मतलब हर जगह है, मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आप एग्जाम्पल्स में यूज कर सको। सुधा मूर्ति, ये तो नारायण मूर्ति की वाइफ हैं, इन्होंने पहले टाटा की फैक्ट्री में फ्लोर पे काम किया था और बाद में इन्फोसिस फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया गया और इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू इन्होंने हजारों स्कूल्स को मदद की। फिर शालिनी कपूर हैं, फर्स्ट वुमेन आईबीएम फेलो, मतलब इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से महिलाएं जो हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे एआई की फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं। वंदना शिवा का नाम तो आपने सुना होगा, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म में काफ़ी आगे हैं, जैसे एमिशन वगैरह होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो साइंस को इन्वायरमेंट से इन्होंने जोड़ा। तो 3 चीज़ें इनकी लीडरशिप में दिखती हैं, साइंस, इन्वायरमेंट और एक्टिविज्म। सरकार से मांग करती रहती हैं कि ये चीज़ ठीक करो, अच्छा काम करती हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो देकर राइटर कहना चाहते हैं कि आप देखो पहला जैसा समय नहीं रहा है, लेकिन हाँ सिचुएशन यूं नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आप 2025 तक देखिए, आज तक हमारे देश में अभी ना कितने IITs हैं? 23 IITs हैं हमारे देश में। 23 IITs में ना कभी भी कोई वुमेन डायरेक्टर नहीं रहा है। रेगुलर डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, टेम्परेरी की नहीं बात कर रहे हैं। मतलब 23 IITs के इतिहास में कभी भी उन IITs का डायरेक्टर महिला नहीं रही है। एक एक्सेप्शन है, IIT मद्रास का कैंपस है जंजीबार में, लेकिन वो हमारे देश में नहीं है, कैंपस बाहर है, विदेश में है। तो विदेश वाला जो कैंपस है ना जंजीबार, वहां पे प्रीति अघल्यम इनको डायरेक्टर इंचार्ज अपॉइंट किया गया है, लेकिन ये कैंपस हमारे देश में नहीं है, बाहर है। सोच के देखो कितनी खराब सिचुएशन है। तो ये ग्लास सीलिंग का ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब एक ऐसी सीलिंग जो दिखती नहीं है लेकिन है, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। इंडिया की टॉप साइंस एकेडमीज में वुमेन फेलोज का शेयर सिर्फ 5 से 10% तक है, मतलब हाईएस्ट लेवल पर रिकॉग्निशन अभी भी कम है। और इसके लिए क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं? जैसे देखो, लिमिटेड चाइल्ड केयर सपोर्ट,
वर्किंग मदर्स के लिए ना, जिनके बच्चे होते हैं, काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। प्रमोशंस में रिकॉग्निशन नहीं मिलता, बायसनेस देखने को मिलती है। सोसाइटी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है कि घर भी संभालो, काम भी संभालो। जब बच्चा होता है तो करियर में ब्रेक आ जाता है, तो दोबारा से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और डिफिकल्ट चॉइसेस महिलाओं को लेनी पड़ती है, जैसे बच्चे पे ध्यान दें या करियर पे ध्यान दें। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, तो इस वजह से ना महिलाएं थोड़ा पिछड़ जाती हैं। फिर वे फॉरवर्ड में राइटर क्या बोलते हैं? राइटर कहते हैं देखो, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं। सरकार की कुछ अच्छी स्कीम है, जैसे किरण स्कीम है। किरण स्कीम का पूरा नाम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। ये उन महिला वुमेन साइंटिस्ट के लिए हैं जिन्होंने करियर ब्रेक लिया है, उन्हें साइंस में वापस लाने में हेल्प करती है ये स्कीम। और फिर है वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, ये रिसर्च करियर्स में महिलाओं को सपोर्ट करती है, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। और देखो, सबसे बड़ी उम्मीद जानते हो क्या है? सबसे बड़ी उम्मीद है कि सोसाइटी अब बदल रही है। अब फैमिलीज ना अपनी बेटियों को एनकरेज कर रहे हैं। पेरेंट्स अब प्राउडली बोलते हैं मेरी बेटी इसरो में है, मेरी बेटी आईआईटी में है। तो ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। तो इस प्रकार से देखो, ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। कंक्लूजन में देखो, ये बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल डॉटर डे ना एक रिमाइंडर है, हर लड़की एक लीडर बन सकती है। हिस्ट्री ने हमें लीलावती की आशा दी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रेशर भी दिया। आज का जो इंडिया है वो आशा को चुन रहा है, उम्मीद को चुन रहा है। एक फेमस कोट है, When women are included, the country does not achieve equity, it achieves excellence. जब हम बेटियों को सेलिब्रेट करते हैं तो हम सिर्फ पास्ट ठीक नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया को ना, इंडिया का फुल जो पोटेंशियल है ना, वो अनलॉक कर रहे होते हैं। जब हर बेटी को आज़ादी मिलेगी तो इंडिया सिर्फ इक्वालिटी की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा, इंडिया सही मायनों में ग्रेटनेस की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर। यूनिक प्रोसीजर टू स्पॉइल द करियर, ये फुल फॉर्म है यूपीएससी की। और इस बॉडी को बने 100 साल पूरे हो चुके हैं। सिविल सर्विसेज और दूसरे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो इस आर्टिकल में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, किन परिस्थितियों में ये बॉडी बनी, हिस्ट्री क्या है, क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके द्वारा? इसी बॉडी के द्वारा, जिसका नाम है यूपीएससी। तो थोड़ा इतिहास में चलते हैं। देखो, 1600s में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी ना, तो इनका मकसद सिर्फ एक था, व्यापार करना, ट्रेड करना। कंपनी के कर्मचारी जैसे राइटर्स या फिर मर्चेंट्स, सिर्फ और सिर्फ देखो ये व्यापारी थे। रूल वगैरह करना, हमारे देश पे राज करना इनका मकसद नहीं था। इनका काम था सामान खरीदना और बेचना। समझ गए? शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन से इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन देखो, दो लड़ाइयों ने ना माहौल पूरी तरह से चेंज कर दिया। एक 1757 की प्लासी की लड़ाई और दूसरा बक्सर का युद्ध 1764 का। इन दो युद्धों ने पूरी तरह से सिचुएशन चेंज कर दी। इन दो युद्धों में जीत के बाद कंपनी को यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, अब वो पूरे देश पे रूल भी कर सकती है, शासक भी बन गई है। अब सोचिए, इंडिया जैसे बड़े देश पे अगर रूल करना है, जो इतना ज्यादा डाइवर्स है, इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, इतना ज्यादा विविड है, तो आपको ना एक सिस्टम चाहिए। एक सिस्टम बना के ही पूरे देश पे रूल किया जा सकता है। एक मशीन चाहिए, एक ब्यूरोक्रेसी चाहिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रियलाइज हो गया था। तो उस समय देखो, मॉडर्न सिविल सर्विसेज की नींव रखी गई थी और उस समय गवर्नर थे जैसे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको याद होगा, आप इतिहास में पढ़ते हो। तो इन गवर्नर्स ने ना शुरुआती ब्यूरोक्रेसी को शेप किया। शुरू में उन्होंने मौजूदा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया। एकदम से बहुत बड़े चेंजेस ये नहीं लेके आए, बट धीरे धीरे, शुरुआत में तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हुआ, बट धीरे धीरे अपने हिसाब से इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को चेंज कर लिया। अब 1858 तक यह साफ हो चुका था कि इंडिया जैसे सोने के चिड़िया वाले देश को चलाने के लिए ना उन्हें आम बाबू नहीं बल्कि हाईली एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स चाहिए।
और यहीं से फिर एक फॉर्मल सिस्टम की शुरुआत होती है, एक ओपन एग्जाम की शुरुआत होती है उन ब्यूरोक्रेट्स को हायर करने के लिए। समझ गए? 1857 की क्रांति हो गई थी ना, तो उसके बाद अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि यार ये अगर इस देश को एफिशिएंटली चलाना है ना, तो हाईली एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स भी हमें चाहिए। तो ना 1854 में एक कमेटी आई थी, मैकुले कमेटी। ये ना आप कह सकते हो भारतीय प्रशासन यानी भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में ना एक प्रकार से बिग बैंग मूवमेंट लेके आई ये मैकुले कमेटी। इस कमेटी ने ना एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया और ये बोला कि जो सिविल सर्वेंट्स की भर्ती है ना, वो सिफारिशों के बेस पे नहीं होने चाहिए, पेट्रोनेस के बेस पे सिविल सर्वेंट्स की भर्ती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक ओपन एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो 1857 की क्रांति के बाद में तो इनका जो आइडिया था मैकुले कमेटी का, वो बहुत पसंद आया अंग्रेजों को, क्राउन को, कि यार हाँ यार भारत को बढ़िया चलाना है ना, तो मेरिट के बेस पे एग्जाम हो, सिफारिश के बेस पे सिविल सर्वेंट्स को ना चूज किया जाए। पहले तो ऐसे ही नेपोटिज्म होता था और सिफारिश के बेस पे ही सिविल सर्वेंट को चुन लिया जाता था। तो ना उस समय 1855 में एक कमीशन बना था ब्रिटेन में, सिविल सर्विसेज कमीशन। अब ये कमीशन बना तो था ब्रिटेन में ब्यूरोक्रेट्स को हायर करने के लिए, ब्रिटेन में ब्यूरोक्रेट्स को मेरिट के बेसिस पर हायर करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करना था इस कमीशन को। लेकिन इस कमीशन को काम दे दिया गया कि इंडिया में भी, इंडिया को चलाने के लिए भी जो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए ना, उनके भी रिक्रूटमेंट आप ही करो। ये देखो 1858 में इंडियन सिविल सर्विसेज की ज्यूरिडिक्शन भी इन्हीं को एक्सटेंड कर दी गई कि ब्रिटेन को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेट्स, ये कमीशन अगर रिक्रूट कर रहा है तो इंडिया को चलाने के लिए भी यही कमीशन रिक्रूट करेगा। तो इसीलिए जो एग्जाम कंडक्ट होता था वो भी देखो सिर्फ लंदन में होता था और सिलेबस लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं पर फोकस था। क्योंकि ये ब्रिटेन वाला कमीशन ही सब कुछ कंडक्ट कर रहा था, तो एग्जाम सिर्फ लंदन में, लैंग्वेजेस भी लैटिन, ग्रीक, वो सब, और एग्जाम देने की लिमिट भी बहुत कम हुआ करती थी। और ये सब देखो इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि इंडियंस किसी भी कीमत पे इस एग्जाम को क्लियर ही ना कर सकें। इंडियंस के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करना, क्लियर करना असंभव था। इसके बावजूद देखो कुछ भारतीयों ने, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया हैं, इन्होंने 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर ने असंभव को संभव कर दिखाया था, यानी लंदन में जाके इस एग्जाम को क्लियर किया था। तो फर्स्ट भारतीय बने जिन्होंने ICS को क्लियर किया, इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। सोच सकते हैं, बेशक थोड़े अच्छे फैमिली से थे, लेकिन फिर भी देखो इनकी मेहनत को कम करके नहीं आंका जा सकता। मैंने एक बात ये पहले भी बोली थी, तो कमेंट में कुछ लोग बोलने लगे कि सर वो तो बड़ी फैमिली से थे, नोबल फैमिली से थे। यार फिर भी आप देखो ना, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम कंडक्ट करना, वो नई लैंग्वेजेस सीखना, आप मेहनत को, किसी की मेहनत को ऐसे बेकार करके नहीं दिखा सकते थे कि बड़ी फैमिली से थे तो उनके लिए क्लियर करना आसान था। फिर इसके बाद में देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ना भारतीयों को यह महसूस हुआ कि यार ये क्या है, लंदन में एग्जाम हो रहा है इंडिया को चलाने के लिए, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। सोच के देखिए, ये वो समय था जब देखो भारत में ना नेशनलिज्म बिल्कुल पीक पे था, हर तरफ से एक ही मांग उठ रही थी, ये जो सर्विसेज हैं इनका इंडियनाइजेशन होना चाहिए, यानी प्रशासन में जो भारतीय हैं उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। तो इस दबाव में आके ना, भारतीयों के दबाव में आके उस समय अंग्रेजों ने ना एक कमीशन गठित किया था, ली कमीशन। स्टोरी की तरह इतिहास समझोगे तो याद हो जाएगा, कंटेक्स्ट के साथ समझोगे तो याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जब मैं उनसे मिलता हूं ना ऑफलाइन में, वो बोलते हैं सर हिस्ट्री हमें बहुत बोरिंग लगती है, याद नहीं होती। इस प्रकार से इंटरेस्टिंग ढंग से सुनोगे तो याद होगा। तो ली कमीशन का गठन किया गया था 1924 में। तो इस कमीशन ने ना एक ऐतिहासिक सिफारिश की। ऐतिहासिक सिफारिश क्या थी? भारत में जल्द से जल्द एक पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। यह वो टर्निंग पॉइंट था जिसने देखो भर्ती प्रक्रिया को, जो पहले सिर्फ लंदन में होती थी, उस भर्ती प्रक्रिया को लंदन से इंडिया में शिफ्ट किया। तो 1 अक्टूबर 2026 को पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था और इलाहाबाद में था। ये जहां तक मुझे याद है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था इलाहाबाद में।
कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था, रिकमेंडेड बाय ली कमीशन। फर्स्ट इंडिया बेस्ड रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, पहले चेयरपर्सन कौन थे उस पब्लिक सर्विस कमीशन के? रोज बारकर थे। फिर इसके बाद में एक नया एक्ट आता है, आपको याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट को ना 1935 के इस एक्ट को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है, क्योंकि भारत के संविधान ने ना इसी को बेस बनाया था। मतलब बहुत सारे प्रोविजंस इसी एक्ट से लिए थे, 1935 के एक्ट से। इस पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था कि कैसे 1935 का जो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान के बनने में। तो इस एक्ट में ना प्रोविजन रखा गया, मतलब प्रस्ताव दिया गया कि एग्जाम भारत में कंडक्ट करने के लिए ना ज्यादा मैच्योर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यह सजेशन दिया गया था कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूनियन लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करेगा, जैसे अभी यूपीएससी करती है। तो 1 अप्रैल 1937 को यह इस्टेब्लिश भी किया गया। और फिर अलग अलग स्टेट में जैसे अभी पीएससीज है ना, वैसे ही अलग अलग प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया जाए, पीपीएससी। समझ गए हो? ये ठीक वैसा ही मॉडल प्रपोज किया गया था 1935 के एक्ट में, जैसा अभी है। सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी और स्टेट लेवल पे पीएससी हैं। नाम अलग अलग थे उस समय। सेंट्रल लेवल पे नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट लेवल पे नाम था प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 1 अप्रैल 1937 को ये एफपीएससी इस्टेब्लिश कर दिया गया था। नाम बदल दिया गया था। पहले नाम क्या था? पहले नाम था ये वाला, पब्लिक सर्विस कमीशन, और बाद में नाम चेंज करके रख दिया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर देखो, ये वो समय था जो भारत ना आजादी से सिर्फ 10 साल दूर था। तो फिर देश को जब आजादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चली, क्या सिविल सर्विसेज को रखना है या नहीं रखना है। तो उस समय सरदार पटेल ने सिविल सर्विसेज के पक्ष में स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने सिविल सर्विसेज को आजाद भारत का ना स्टील फ्रेम बोला था, एक ऐसा ढांचा जो देश को पॉलिटिकल तूफानों से बचाएगा, एकजुट करके रखेगा। और फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। और नया संविधान कब लागू हुआ? नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान लागू हुआ इस दिन से। और इस ऐतिहासिक दिन से ना, जो ये पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था ना, इसने एक नया नाम ले लिया जिसका नाम था यूपीएससी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, क्योंकि संविधान में 14वें पार्ट में इस बॉडी का जिक्र है। आर्टिकल 315 से लेके आगे है भी सही, ये रहा आर्टिकल 315 से लेके 323 तक ये जो आर्टिकल्स है ना, ये यूपीएससी की शक्तियां बताते हैं, यूपीएससी की आजादी, क्या कार्य सौंपे गए यूपीएससी को, वो सब कुछ दिया गया है इन आर्टिकल्स में। तो ये आर्टिकल सुनिश्चित करते हैं कि यूपीएससी ना बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के निष्पक्ष रूप से काम कर सके। और इसी दौरान देखो और भी बदलाव हुए। एफपीएससी यूपीएससी में बदल गया, और जो पहले नाम हुआ करता था इंडियन सिविल सर्विस, उसका नाम बदल के रख दिया गया आईएएस, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यूपीएससी को अपना नया ठिकाना भी मिल गया, धौलपुर हाउस। जो आज यूपीएससी का जहां पे ऑफिस है ना, धौलपुर हाउस, ये धौलपुर के राजा की प्रॉपर्टी हुआ करता था। तो आजादी के बाद ये जो प्रॉपर्टी थी भारत सरकार को मिल गई, और आज भी धौलपुर हाउस से ही देश का जो स्टील फ्रेम है वो चुना जाता है। समझ गए? आज देखो, यूपीएससी जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड की बहुत पावरफुल रिक्रूटिंग एजेंसी है। आप सोच के देखो कितनी एप्लीकेशंस प्रोसेस करती है यूपीएससी एक साल में। 33,51,000। 15 एग्जाम कंडक्ट करती है, 11 सिविल से रिलेटेड और 4 डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। प्रीलिम में, सिविल सर्विसेज में 10 लाख लोग ऑलमोस्ट एग्जाम लेते हैं। प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, इस प्रकार का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ये तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद में ना राइटर बोलते हैं, देखो यूपीएससी जो है ना, एक पत्थर की मूर्त नहीं है, ये एक जिंदा संस्था है। समय समय पे ना बहुत सारे बदलाव जो हैं यूपीएससी ने भी किए हैं एग्जाम कंडक्ट करने में। जैसे ना एक कमेटी आई थी, कोठारी कमेटी आई थी 1976 में। इस कोठारी कमेटी ने ना
एसए के पेपर को इंट्रोड्यूस किया था। पहले एसए का पेपर नहीं हुआ था। फिर 1989 में एक कमेटी आई थी, सतीश चंद्रा कमेटी। सतीश चंद्रा कमेटी, इस कमेटी ने ना ये प्रपोजल दिया था कि इंटरव्यू प्रोसेस को और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाया जाए। हालांकि देखो आज भी यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम पे सवाल उठते हैं कि वहाँ पे बायस्डनेस का स्कोप है, लेकिन 89 की सतीश चंद्रा कमेटी ने बोला था कि इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव ढंग से कंडक्ट किया जाए। एक कमेटी आई थी 2001 में, अलग कमेटी, इसने रिकमेंडेशंस दी थी कि सीसेट का पेपर इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर होटा कमेटी आई थी 2004 में। होटा कमेटी ने क्या बोला था, रिफॉर्म्स ही बताए थे, ये देखो नाम भी दिया हुआ है, अलग कमेटी, होटा कमेटी और निगावेकर कमेटी, इन्होंने भी रिफॉर्म्स ही बताए थे। लेकिन आज भी देखो बहुत सारे चैलेंजेस हैं यूपीएससी की कार्यप्रणाली में। पूजा खेड़कर का केस 2024 में सामने आया था, वार्निंग थी। यूपीएससी ने तो सब ढीला छोड़ दिया था, वो तो बाद की बात है कि मीडिया में पूजा खेड़कर का केस आ गया, इस वजह से यूपीएससी ने पकड़ लिया। अदरवाइज देखो वो लड़की इतने सारे एग्जाम दे चुकी थी, नाम बदल बदल के फर्जी सर्टिफिकेट लगा चुकी थी, यूपीएससी कुछ नहीं पकड़ पाई, फेल हो गई यूपीएससी पूरी तरह से। तो सवाल उठता है कि मीडिया में जब आया तब जाके आपने पकड़ा, बाद में बड़े बड़े क्वेश्चंस किए गए थे कि और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक भी पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा। तो इन चीजों से देखो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो कमजोर होता है। फिर नेक्स्ट सबसे बड़ा तो देखो मैं ये बोलूंगा, घटिया सिलेबस है। घटिया सिलेबस है यूपीएससी का। आज के एआई के हिसाब से, एआई के टाइम में हमें जिस प्रकार के ब्यूरोक्रेट चाहिए ना, उस प्रकार का सिलेबस नहीं है। यार आपको कई बार गुस्सा नहीं आता? मुझे तो गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। 2013 में इन्होंने सिलेबस चेंज किया, 12 साल हो गए। 12 साल में तो आपको पता है जियो की क्रांति आ गई। जियो की क्रांति मतलब इंटरनेट इतना सस्ता हुआ। 2013 के बाद तो क्या क्या हो गया, एआई आ गया, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए, अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया। तो मतलब इतना कुछ बदल गया है। सिलेबस कब जाके बदलेगा सोच के देखो। अभी तो इन्होंने डिसाइड भी नहीं किया कि सिलेबस बदलें। ये जब डिसाइड करेंगे फिर उसके बाद में कमेटी बैठेगी, नया सिलेबस चेंज करेंगे। अरे यार मत करो देश के साथ खिलवाड़ भाई, जल्दी जल्दी काम करो, बढ़िया काम करो यार। फिर नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स ऑफ इंटरव्यू। मतलब जो देखो इंटरव्यू यूपीएससी कंडक्ट करती है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या क्या कंसीडर करते हैं, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो पर्सनल बायसनेस बोर्ड के मेंबर्स में है ना, वो खत्म होना चाहिए। कई बार हम बात करते हैं ना कि इंटरव्यूअर इस आइडियोलॉजी के हैं तो आपको भी आइडियोलॉजी न्यूट्रल रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो अगर मुझे एज ए टीचर रिकमेंडेशंस देनी हो ना यूपीएससी को, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप सिलेबस में रिफॉर्म लाओ। रट्टा मारने का टाइम चला गया है। नॉलेज तो कहीं भी अवेलेबल है भाई। नॉलेज तो चैट जीपीटी खोलो, बिल्कुल बढ़िया ढंग से आ जाती है। थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। उसी हिसाब से आप सिलेबस चेंज करो। और सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बेचारा बच्चा तैयारी करे, अगर उसका नहीं होता है तो अच्छी जगह उसकी जॉब लगे। ये जो आप करते हो ना प्रतिभा सेतु, कुछ नहीं है वो। इंटरव्यू दिए बच्चे को कंपनीज रिक्रूट कर सकती हैं। उससे अच्छा सिलेबस ही ऐसा होना चाहिए कि तैयारी करते करते बच्चों के अंदर स्किल आ जाए। ऐसा करो ना। क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, एआई, नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें ऐसे ऑफिसर चाहिए जो इन नए समस्याओं से निपट सके। फिर डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। ब्यूरोक्रेसी को ना देश का आईना होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि इतना ज़्यादा डाइवर्स देश है तो मेरिट के साथ साथ डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखा जाए। फिर क्रेडिबिलिटी मजबूत करना जरूरी है। माल प्रैक्टिसेस के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर दूसरे साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यार, इतने अनएथिकल लोग निकलते हैं, आईएएस आईपीएस बनते ही रिश्वत लेना स्टार्ट। कई तो आपको पता है प्रोबेशन के समय ही रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। तो एथिक्स का पेपर आपने क्या वैसे ही लगा रखा है क्या? मतलब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है क्या इसका? तो थोड़ा सुधार लेके आओ ना यार। तो टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल किया जाए, जैसे एआई बेस्ड इवैल्यूएशन अच्छा हो तो ही। कल कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एआई अच्छे से चेकिंग नहीं करता। तो अभी ट्रांजिशन चल रहा है, तो एआई जब स्ट्रीमलाइन हो जाए तब एआई का यूज़ किया जाए एग्जाम कंडक्ट करवाने में।
और 1 साल की आपकी प्रोसेस है भाई। 1 साल मत लो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले लो, जल्दी जल्दी चेक कर लो, ताकि स्टूडेंट जल्दी से एग्ज़ाम ले सकें, ज़िंदगी में कुछ और भी कर सकें बढ़िया बढ़िया। मतलब समझ गए, जैसे 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जा सकता है, थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न को उसी प्रकार से चेंज कर दिया जाए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में वैसे और क्या होना चाहिए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान के एंटी टेरर कैंपेन से संबंधित है। आर्टिकल का नाम ही क्या है, एंटी टेरर रोल डेट डिफाइज द लॉजिक। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप देखो, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जिसको ना आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिसका खुद का आतंकवाद में पीएचडी है। यह सबसे बड़ी देखो आज की आयरनी है। आप एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन याद है ना, अलकायदा का चीफ कहां पे मिला, पाकिस्तान में, और उनकी मिलिट्री एकेडमी के पास जस्ट आप पत्थर फेंकोगे इतनी दूरी थी मिलिट्री एकेडमी में, पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में, और उस घर में जहां पे ओसामा रह रहा था। और यह आरोप नहीं है, यह तो पूरी दुनिया ने देखा। फिर आप टेरर फैक्ट्रीज देखिए, टेरर फैक्ट्रीज जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, इनको कौन ट्रेन करता है, कहां से सपोर्ट मिलता है, सबको पता है। अक्रॉस द बॉर्डर यानी पाकिस्तान से ये ट्रेन होके आते हैं, पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। आप मुंबई हमले देख लीजिए, 26/11 देश कभी नहीं भूल सकता। उस मुंबई हमलों के जो तार हैं सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। पाकिस्तान में लखवी नाम का जो आतंकवादी है वो हैंडल कर रहा था इन आतंकवादियों को भारत में। फिर 2019 पुलवामा किलिंग्स याद कर लीजिए, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, लिंक सीधा सीधा पाकिस्तान से। और 2025 के पहलगाम अटैक का लिंक भी सीधा पाकिस्तान से जुड़ा, बदले में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया था। सिर्फ इंडिया नहीं देखो, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान भी पाकिस्तान पे आरोप लगाते हैं इंस्टेबिलिटी फैलाने के। तो जिसकी हिस्ट्री ऐसी हो, जिसके क्रेडेंशियल ऐसे हों, तो क्या उसको आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, कोई भी कह सकता है, लेकिन यूएन ने ना दे दी है। जून 2025 में पाकिस्तान को 2 इंपॉर्टेंट कमेटीज में शामिल किया गया। एक तालिबान सैंक्शन कमेटी यूएनएससी की। इसका काम है तालिबान पर जो सैंक्शंस लगे हैं ना, जो प्रतिबंध लगे हैं, उसको मॉनिटर करना, इंप्लीमेंट करवाना। और इसकी लीडरशिप किसके पास में? पाकिस्तान के पास में। ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था। फिर आप एक और देखिए, काउंटर टेररिज्म कमेटी। काउंटर टेररिज्म कमेटी का जो वाइस चेयर है वो पाकिस्तान को बनाया गया है। ये कमेटी पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म से लड़ने के लिए पॉलिसी बनाती है, जिसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान को। इसके अलावा 1 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ने यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी एज्यूम की पूरे 1 महीने के लिए। इवन देखो, मई 2025 में ना आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन दे दिया, इस बात के डर के बावजूद कि पैसा जो है पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग में यूज करेगा। इंडिया ने इस मुद्दे पे एब्सटेन किया था, मतलब वोट दिया ही नहीं था। तो देखो, पाकिस्तान को टेरर से लड़ने के लिए काम देना, ये तो वही बात हो गई कि फोक्स गार्डिंग द हेन हाउस, मतलब लोमड़ी को ही मुर्गे की रक्षा का काम दिया गया है। ये तो वही बात हो गई। और क्या ये यूएन पहली बार ऐसा कर रहा है? अरे नहीं यार, ये है ही लल्लू ऑर्गेनाइजेशन यूएन। कैसे? लीबिया में गद्दाफी अत्याचार कर रहे थे, आपको याद हो तो। और उस समय जब लीबिया में गद्दाफी का रूल था, गद्दाफी अत्याचार कर रहे थे, तो लीबिया को यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन उस समय किसको बनाया गया था? लीबिया को। चलो, और तो और सऊदी अरेबिया में महिलाओं की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया को यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बनाया गया। तो ये यूएन के सिस्टम में ना बहुत बड़े लूप होल्स हैं। पाकिस्तान टेररिज्म का ना खुला समर्थन करता है। हाफिज सईद वैसे देखो 26/11 का मास्टरमाइंड है और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। पेपर में जेल में है, लेकिन असलियत में पब्लिक में घूमता है खुलेआम पाकिस्तान में, और पाक अधिकृत कश्मीर के जो टेरर लॉन्च पैड्स है ना, वहां पे विजिट करता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया ना और टेररिस्ट मारे गए, तो उनके फ्यूनरल में कौन गया? पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, वहां के टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये देखो, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर का ना सबसे बड़ा सबूत है।
इवन पाकिस्तान की सरकार ने ना टेररिस्ट के परिवारों को 14 करोड़ कंपनसेशन अनाउंस किया। मसूद अजहर के रिश्तेदारों को भी पाकिस्तान ने कंपनसेशन देने का ऐलान किया। तो जब आप टेररिस्ट को शहीद का दर्जा देते हो ना, तो आपकी नीयत फिर साफ हो जाती है कि आप कैसी नीयत रखते हो। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? पाकिस्तान को टेरर के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी क्यों दी गई? देखो, इसके 2-3 रीजन राइटर बताते हैं। एक तो यूएन ने ना मोरल डायलेमा को और सिक्योरिटी को साइड में रखा, जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को प्रायोरिटी दी। मतलब शायद जैसे चाइना जैसे पावरफुल देशों का साथ मिला, इसीलिए पाकिस्तान को इन कमिटीज का चेयरमैन बनाया गया। और जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, इनके पास में ना वेटिंग प्रोसेस काफी कम होती है, मतलब चेक करने की क्षमता नहीं होती। ये किसी देश के काउंटर टेररिज्म रिकॉर्ड को ठीक से देखते ही नहीं है। अगर ठीक से देखते तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, तो बिना सोचे समझे उस ग्रे लिस्ट से हटाते ही ना। और देखो, ये जो बड़े बड़े देश है ना, चाइना जैसे देश या फिर यूएसए जैसे देश, ये अपना इकोनॉमिक या फिर स्ट्रेटेजिक फायदा देखते हैं। और मतलब ये नहीं देखते कि ये देश गलत है सही है, ये देखते हैं कि मेरा फायदा किस में है, इसलिए कई बार ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। तो देखो, जब आप डुप्लिसिटी को रिवॉर्ड करते हो ना, मतलब पाकिस्तान को टेरर कमेटीज का अध्यक्ष बनाया गया है और वही टेररिज्म फैला रहा है, तो आप ना दुनिया को गलत मैसेज देते हो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मैटर नहीं करता, बस आप अपने लैंग्वेज को पैकेज कर दीजिए। पाकिस्तान यही तो करता है। आप सोच के देखिए, 65 का युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ा और हमारी फौजें लाहौर तक चली गई थी, फिर भी पाकिस्तान अपने लोगों को कहता है कि हम 1965 का युद्ध जीत लिए। भाई, युद्ध तुमने स्टार्ट किया था कश्मीर लेने के लिए, कश्मीर हमारे पास रहा, बल्कि हमारी फौज लाहौर तक चली गई। तुम 65 का युद्ध कैसे जीते हमसे? पाकिस्तान तो यूं भी कहता है कि 71 का युद्ध हम जीत गए। तुम्हारा देश टूट गया, 93,000 लोग उन्होंने आत्मसमर्पण किया हमारे सामने। कैसे जीत गए आप 71 का युद्ध? ये तो कारगिल का युद्ध भी कहते हैं हम जीत गए, और उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में भी यही कहते हैं कि हम जीत गए, हमने इंडिया के जेट्स मार गिराए। तो मतलब देखो, पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज आती है, अपनी हार को जीत करके दिखाना, मतलब लैंग्वेज को डिप्लोमेटिक सुगर कोटिंग कर देना, और यही यूएन को पसंद आ जाता है। समझ गए? लेकिन देखो, अब ना राइटर बोलते हैं भारत पे क्या असर होगा। देखो, असर तो काफी होगा भारत पे। जैसे पाकिस्तान को इन कमेटीज का चेयरमैन बनाया गया है, पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म का यूज करेगा अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन दिखाने के लिए और इंडिया को एक एग्रेसिव कंट्री शो करने के लिए। खास करके पाकिस्तान ये झूठ फैलाने की कोशिश करेगा कि इंडिया जो है बलूचिस्तान में टेरर स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? इंडिया सालों से ना पाकिस्तान के साथ में एक टैग अटैच करता आया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो पाकिस्तान को टेररिज्म वाली कमेटीज का चेयरमैन बनाना एक प्रकार से इंडिया के एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है। और फिर सीटीसी जो कमेटी है ना टेररिज्म को रोकने के लिए, इसमें पाकिस्तान है, वाइस चेयरमैन है। अब तो पाकिस्तान इस कमेटी का वाइस चेयरमैन है, तो इंडिया के जो एफर्ट्स हैं टेररिज्म को रोकने के लिए वो कमजोर पड़ सकते हैं। तालिबान एंगल देख लीजिए, इंडिया तालिबान के साथ में रिश्ते ठीक कर रहा है और पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो इस कमेटी की सहायता से पाकिस्तान इंडिया और तालिबान के बीच स्ट्रोंग होते रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। और इन कमेटीज का चेयरमैन पाकिस्तान को बनाया गया है, तो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि वो हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ज्यादा करवाएगा, आतंकवाद ज्यादा फैलाएगा। इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, इंडिया को ना अपने पार्टनर्स के साथ में काम करना होगा, जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, यूके है, यूएस का तो पता ही नहीं इंडिया का पार्टनर है या दुश्मन है। तो इन लाइक माइंडेड कंट्रीज को इंडिया को इन्फ्लुएंस करना होगा पाकिस्तान के एफर्ट्स को रोकने के लिए। फिर इंडिया को ना यूएन की बॉडीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। हर मंच पे पाकिस्तान का जो इतिहास है आतंकवाद का, उसको जनता के सामने रखना होगा, पूरे वर्ल्ड के सामने रखना होगा। फिर नेक्स्ट, इंडिया को ना बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके पाकिस्तान के रोल पे नजर रखनी चाहिए। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का रिव्यू की मांग इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि ये कमेटीज ना कंसेंसस से चलती हैं, सहमति से चलती हैं। तो हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोक सकता है। फिर राइटर बोलते हैं तालिबान के साथ में इंडिया एंगेज होके चले,
मतलब तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उस कमेटी का यूज ना कर पाए इंडिया के एफर्ट्स को रोकने के लिए। और सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं, दुनिया से इंडिया को बात करनी है। ग्लोबल मीडिया, थिंक टैंक्स, एकेडमिया, डायस्पोरा को एंगेज करना है और पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करना है। फिर देखो, हमें अपनी सिक्योरिटी पे भी नजर रखनी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क स्ट्रोंग करना है, तो ये सारे काम इंडिया को करने हैं। लास्ट में देखो, राइटर बोलते हैं बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, बात यूएन की क्रेडिबिलिटी की है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने ना एक बात बोली थी, द वर्ल्ड मस्ट ओवरकम इट्स हेजिटेशंस एंड होल्ड स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म अकाउंटेबल। और ये यूएन का डिसीजन हेजिटेशन का रिजल्ट है। आर्टिकल की आखिरी लाइन है, द रियल डेंजर इज नॉट अबाउट पाकिस्तान एट द हाई टेबल। रियल डेंजर जानते हो क्या है? वर्ल्ड प्रिटेंडिंग दैट इट डज नॉट मैटर। मतलब असली खतरा पाकिस्तान के वहां होने से नहीं है, असली खतरा यह है कि दुनिया ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, राइज ऑफ वुमेन इन इंडियन साइंस से संबंधित 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।